नमस्कार। आज हम एमए पूर्वार्ध हिंदी साहित्य के चतुर्थ प्रश्न पत्र के अंतर्गत उपन्यास के तत्व भाग 3 के विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। भाग 3 में हम उपन्यास के जो तत्व हैं जिनके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें प्रथम है भाषा शैली। उपन्यास का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है भाषा शैली। भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा होती है और अभिव्यक्ति का ढंग शैली कहलाता है। उपन्यास की भाषा का रचना की सफलता में प्रमुख योगदान रहता है। भाषा जितनी ही सरल बोधगम्य होगी, वह उतनी ही प्रभावशाली होती है। प्राय अच्छे से अच्छी कृतियाँ अपना प्रभाव डालने में इसलिए सफल नहीं हो पाती हैं क्योंकि भाषा की बोधगम्यता की रक्षा का जो दायित्व है वो उपन्यासकार भुला देता है और उसमें पांडित्य प्रदर्शन का प्रयत्न अधिक रहता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा और अनाम दास का पोथा तथा चतुरसेन शास्त्री का वैशाली की नगर वधू आदि ऐसे ही उपन्यास हैं जो एक युग विशेष से संबंधित हैं। इसलिए उन उपन्यासों में क्लिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है। ये शब्दावली उस युग की भाषा और संस्कृति से मेल भी खाती है, लेकिन उसकी क्लिष्टता के कारण यह उपन्यास सीमित पाठकों की रुचि का विषय बन गया है। अतः भाषा का स्वाभाविक और यथार्थ होना नितांत आवश्यक है। भाषा की स्वाभाविकता और सरलता का निर्माण करने के लिए लेखक जनभाषा का प्रयोग करता है। प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अश्क, यशपाल, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश आदि ने इस दिशा में सराहनीय प्रयास किए हैं। जनभाषा के प्रयोग की दृष्टि से एक नई प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यासों की भाषा में देखने को मिलती है और वो है उपन्यास में वर्णित अंचल की भाषा को ज्यों का त्यों उतार देने की प्रयत्नशीलता या कोशिश। यह प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यासों की असफलता का कारण भी रही है क्योंकि उन रचनाओं की व्यापकता और सार्वजनीनता समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा भी है कि यदि भाषा तत्व मजबूत है तो रचना की जो दुर्बलताएं हैं वो छिप जाती हैं। अब शैली के विषय में जानेंगे कि भाषा के अनुसार शैली का भी उपन्यास की रचना में प्रमुख स्थान होता है। उपन्यासकार कथानक के अनुरूप ही शैली का प्रयोग करता है। मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने वाले या जीवन का विश्लेषण करके प्रवृत्ति का उद्घाटन करने वाले उपन्यासकारों के लिए आत्मकथात्मक शैली, संस्मरणात्मक शैली, डायरी शैली, पत्र शैली आदि उपयोगी सिद्ध होती है। व्यापक परिवेश में समूचे युग जीवन को अपने उपन्यासों में समेटने वाले लेखकों की प्रिय शैली वर्णनात्मक ही रही है। अब हम शैली के विविध रूपों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उसमें सर्वप्रथम है वर्णनात्मक। आधुनिक उपन्यासों में विभिन्न शैलियों का प्रयोग किया जा रहा है और उसमें सर्वप्रथम है वर्णनात्मक, या जिसे हम ऐतिहासिक शैली भी कह सकते हैं। इसका प्रयोग विशेष रूप से ऐतिहासिक और रोमांटिक उपन्यासों में किया जाता है क्योंकि वहाँ पर वर्णन का जो अवकाश है वो लेखक को अधिक मिल जाता है। इसके पश्चात है मनोविश्लेषणात्मक शैली। इस शैली में मनुष्य के चेतन, अवचेतन और उनकी कुंठाओं का विश्लेषण किया जाता है। मानसिक द्वंद्वों और संघर्ष से युक्त
पात्रों का चरित्र चित्रण इसी शैली में किया जाता है। अज्ञे का शेखर एक जीवनी उपन्यास इसी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसके पश्चात है पत्र शैली। पत्र शैली के द्वारा घटनाक्रम विकसित होता हुआ दिखाया जाता है। कुछ पत्र घटना घटित होते समय लिखे जाते हैं और कुछ पूर्व में लिखे हुए पत्रों से घटनाओं की सूचना देते हैं। इस शैली का सर्वप्रथम उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का चंद हसीनों के खतूत उपन्यास है। ये इसका सर्वप्रथम उपन्यास है। कथानक का विकास ठीक से न हो, घटनाओं की पुनरावृत्ति का अंदेशा न रहे तथा लेखक की प्रधानता होना आदि ये इस शैली की कुछ कमियां हैं या इसके दोष हैं। इस शैली से उपन्यास की रोचकता में बाधा पड़ती है और पात्रों और कथानक की गति में भी बाधा पड़ती है। शायद यही वजह रही है कि हिंदी भाषा में इस शैली के अधिक उपन्यास नहीं लिखे गए। इसके पश्चात है डायरी शैली। डायरी शैली का प्रयोग उपन्यासों में दो प्रकार से होता है, एक तो आंशिक रूप में, दूसरा पूर्ण रूप में। प्रेमचंद युगीन उपन्यासकारों ने अपने कई उपन्यासों में इस शैली का प्रयोग आंशिक रूप में किया है और पूर्ण रूप में इस शैली पर जो लिखे गए उपन्यास हैं उनमें हिंदी का प्रथम उपन्यास है डॉक्टर नवल किशोर देवराज का अजय की डायरी। ये उपन्यास है सर्वप्रथम उपन्यास इस शैली का। और इसी शैली का एक और उपन्यास है महेंद्र भल्ला का एक पति के नोट्स। इस शैली में लिखे उपन्यासों में भी एक रसता की संभावना बढ़ जाती है। इसके पश्चात है आत्मकथात्मक शैली में लिखे उपन्यासों के विषय में जानेंगे। आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग कथा वस्तु को वास्तविक प्रतीत कराने के उद्देश्य से किया जाता है। आधुनिक युग में इस शैली का अधिकांशतः प्रयोग किया जा रहा है। इस शैली में लेखक प्रथम पुरुष मैं के रूप में कथा का वर्णन करता है अथवा किसी पात्र के द्वारा कथा के सूत्र को आगे बढ़ाता है। जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र, अज्ञे का शेखर एक जीवनी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे कथा शैली। कथा शैली में कोई एक पात्र संपूर्ण या आंशिक कथानक को अन्य पात्रों के समक्ष कथा रूप में कहता है। इस शैली के संदर्भ में धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, हरिशंकर परसाई का रानी नागफनी की कहानी और शैलेश मटियानी का मुख सरोवर के राजहंस आदि का उल्लेख किया जा सकता है। आधुनिक उपन्यासों में प्राय सभी शैलियों का न्यूनाधिक रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। विशुद्ध रूप से किसी एक शैली के अत्यधिक कम उपन्यास लिखे गए हैं। यदि ऐसे उपन्यास हैं भी तो वे किसी न किसी रूप में शिल्पगत प्रयोग के अंतर्गत आते हैं। अब हम अगले बिंदु, उपन्यास का जो तत्व है उसमें है अंतिम बिंदु उद्देश्य। इस पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज के संबंध में, जनजीवन के संबंध में और उसकी कृतियों के संबंध में, देश और धर्म के संबंध में, मानवता के विशिष्ट मूल्यों के मूल्यांकन के संबंध में, लेखकों की अपनी कुछ मान्यताएं, विचार और जीवन दर्शन होता है जिन्हें वे अपने उपन्यासों में अभिव्यक्त करता है। उसके सामने एक निश्चित उद्देश्य होता है और वह उपन्यास में घटनाओं का संयोजन इस प्रकार से करता है कि वह उसी उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में अग्रसर होते हैं। हिंदी उपन्यास के प्रारंभिक युग में मनोरंजन करना और समाज सुधार करना उद्देश्य रहा है उपन्यासों का, और प्रेमचंद युग में आदर्शवादी समाज को लेकर के सेवा सदन और प्रेमाश्रम जैसे उपन्यास लिखे गए।
दूसरी ओर यथार्थ का चित्रण करने के उद्देश्य से गोदान जैसे उपन्यास भी लिखे गए। पाश्चात्य प्रभाव और सामाजिक यथार्थ से वैयक्तिक खोज की ओर उन्मुख कथा की विकास धारा के परिणाम के रूप में परख, सन्यासी तथा सामाजिक यथार्थ को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में चित्रित करने के उद्देश्य से मैलांचल, बलचनामा, कब तक पुकारूं, बाबा बटेश्वर नाथ आदि उपन्यास लिखे गए। आज के युग में जबकि जीवन अपने समग्र स्वरूप में कहीं दिखता तक नहीं, उसके प्रतिरूप उपन्यास का कोई अंतिम उद्देश्य निश्चित नहीं रह गया है। पुरानी परंपराएं हमसे छूटती जा रही हैं और नई परंपराएं विकसित नहीं हो पा रही हैं। हमारी इकाइयों में उबलती हुई भावना विद्यमान है, पर उस भावना के सामूहिक उफान के अवसर नहीं आ पाते। आज वर्तमान की यही संकुल पृष्ठभूमि हमें प्राप्त है। इस पृष्ठभूमि के आगे तेजी से बनते हुए इतिहास की साक्षी में हम जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, जैसा जीना चाहते हैं और जैसा जी रहे हैं, इन सब का चित्रण आज के उपन्यास में नहीं तो और कहाँ होगा। मोहन राकेश ने उपन्यास और यथार्थ चित्रण इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। इस प्रकार जीवन की खंडित मूर्ति और परंपरा के विकृत स्वरूप के युग में किसी निश्चित उद्देश्य को लेकर के उपन्यास लिखना असंभव सा लगता है। आज के युग में निश्चित उद्देश्य की धारणा युक्त उपन्यास लेखन संभव नहीं है। उपन्यास के उद्देश्य के संदर्भ में एक नई प्रवृत्ति भी देखने में आती है कि जीवन की कोई एक समस्या या जीवन का कोई एक कोण उपन्यास का उद्देश्य बनता जा रहा है। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का जुलूस, उषा प्रियंवदा का 55 खंबे लाल दीवारें, कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी आदि इसी प्रकार के उपन्यास हैं। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि आधुनिक उपन्यास के लिए अब ये सभी तत्व आवश्यक नहीं है। एक कथन के माध्यम से इस बात की हम पुष्टि करना चाहेंगे कि जिनका डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी का कथन है, जिन्होंने अपनी पुस्तक आलोचना और आलोचना में उन्होंने इस तरीके से अपने विचार व्यक्त किए हैं। एक अन्य उदाहरण यहाँ मैं सिट्रिल कोनोली का देना चाहूँगा कि उपन्यासकार अब अधिक समय तक चरित्र, परिस्थिति अथवा कथा वस्तु को विकसित नहीं कर सकता। फ्लाबेयर, हेनरी जेम्स, प्रुस्त, जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ ने उपन्यास को समाप्त कर दिया है। अब सब कुछ प्रारंभ से पुनराविष्कृत करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर देवी शंकर अवस्थी ने अपने विचार इस संदर्भ में व्यक्त किए हैं कि आधुनिक उपन्यास की जो अवधारणा है वो समय के अनुसार बदल रही है और हमें अब बदले हुए इस स्वरूप को अपनाना होगा, तभी हम नए प्रकार के उपन्यासों की रचना कर सकेंगे। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।